आपको तो अपना मकान खाली करवाना है किराएदार से। कागजात लायो, मीटिंग के लिए ऐसे आगे उठा टहलते हुए। एक ही ऑप्शन है, हवेली बेच दो। ये गुलाबो सिताबों का डायलॉग ही चल रहा है मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर आते हैं और बच्चे साहब आकर के जैसे देखते हैं मेरी तरफ और बोले, जी आप क्रिस्टोफर क्लार्क एडवोकेट, हम खाने में लंच लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, डिनर लेते हैं, समझे? आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे क्यों आए? ये लाइब्रेरी में कोई कहानी नॉवल पढ़ने के लिए आए? जी नहीं, किसी का मकान छुड़वाना है हमको, उसके लिए पॉइंट तैयार कराएंगे। ओके। यहाँ एल्यूमिनियम की हंडिया पड़ी थी, वहाँ मिर्जा की चप्पलें पड़ी थी, यहाँ 2 बकरियां बांध रखी हैं, साला हमारा ही बल्ब मेरा निकालने के लिए। अरे बल्ब ना चोरी हुई, निगोड़ी जायदाद चोरी हो गई। इनकी जायदाद वाली सूरत कहाँ? गुलाबो सिताबो। दोस्तों, आपको ये नाम अजीब नहीं लगता? तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस फिल्म का ये नाम क्यों है। लखनवी तहजीब में ये 2 कठपुतलियों के नाम हैं, इन विच यू हैव 2 फाइटिंग विमेन। लेकिन ये फिल्म 2 औरतों की नहीं, 2 लड़ते हुए मर्दों की कहानी। जी हाँ, सही सुना आपने। और इस दौरान इसमें ऑडियंस खूब मजा लेती है। तो पेश है किक एस फिल्म रिव्यू बाय मुकबिल अहमद। लैट्रीन जाना हो तो मिश्रा जी की फैमिली के साथ जॉइंट टॉयलेट। लेकिन हमें पता नहीं था कि आप इतने गरीब हैं। आज से पार्किंग दो। दोस्तों, एक धांसू फिल्म मार्केट में आई है जिसमें अजीबोगरीब लेकिन प्यारे कैरेक्टर्स नजर आते हैं। अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, विजय राज, ब्रिजेंद्र काला और भी कई कलाकारों ने इसमें बेहतरीन काम किया है। डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार, द स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग इज बाय जूही चतुर्वेदी। रोनी लाहिरी और शील कुमार द्वारा डायरेक्टेड इस मूवी को कोविड की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पे रिलीज किया गया। जाओ अपनी बकरियों के साथ बैठो, ठीक है? और ना ठोक देंगे तुम्हें, समझे? हवेली और हमारे बीच आना ना। कहा जाए तो सभी कलाकारों ने किरदारों को बखूबी निभाया है। जी, तो ब्रिजेंद्र काला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो पे आने का। और सबसे पहली चीज तो ये कि आपको बहुत बहुत बधाई कि आप की अभी हाल में ही फिल्म आई गुलाबो सिताबो, जिसको काफी क्रिटिकल अक्लेम भी मिला है। तो ब्रिजेंद्र काला जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल? मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और हाउस अरेस्ट हूँ। जी जी, तो इस हाउस अरेस्ट में क्या हो? भाई, इस हाउस अरेस्ट में मतलब एक जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस मिला है पूरी दुनिया को, मुझे ही नहीं, पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस मिला है, देश को एक्सपीरियंस मिला है कि हम मतलब ये वक्त भी कभी भी आ सकता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कभी सोचा नहीं होगा कि मतलब कि ऐसा कभी होगा लाइफ में। तब हमारे पीछे जो गए वो और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ईश्वर न करे कि उनको कभी ये देखना पड़े। तो ब्रिजेंद्र काला जी, आपकी अभी हाल में ही गुलाबो सिताबो आपकी फिल्म आई है और रिलीज हुई है, तो उसके बारे में, जिसमें आपने क्रिस्टोफर क्लार्क का कैरेक्टर अदा किया है, उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा। और रिव्यूज तो बड़े अच्छे हैं, क्रिटिकल रिव्यूज आ रहे हैं कि मतलब आपकी एक्टिंग को भी लेके और बाकी किरदारों के भी ने भी बहुत अच्छा निभाया। तो पूरे एक्सपीरियंस के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, गुलाबो सिताबो के बारे में। गुलाबो सिताबो मतलब एक ऐसी फिल्म रही मेरे लिए कि मैं कई बार ये जिक्र कर चुका हूँ कि मतलब गुलाबो सिताबो की पीआर टीम ने भी मेरे को जब इंटरव्यू किया, पूछा, तो मैंने बताया कि पान सिंह तोमर के बाद, मतलब एक मिथ्या पान सिंह तोमर के बाद वेल रिटन जो सीक्वेंसेस थे मेरे पिक्चर के अंदर, मतलब खासतौर से मेरे लिए जो वेल रिटन स्क्रिप्ट थी जिसमें मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ था। अदरवाइज मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो भी काम आपने देखा होगा तो उसमें कम से कम 50% अगर लिखा हुआ है तो 50% मुझे अपना झोंकना पड़ता है। तो जो मैं नजर आता हूँ पर्दे पर, तो उसमें मतलब बहुत कुछ मैं अपना भी योगदान करके रखता हूँ उसमें।
जी जी जी। गुलाबो सिताबो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, क्योंकि मैं लगातार बच्चन साहब के साथ था उसमें। मेरे सारे सीन जो भी मैंने 15 एक दिन का काम किया वो उन्हीं के साथ किया। और ये इससे पहले मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। बंटी बबली में मैंने किया, भूतनाथ रिटर्न में मैंने किया, कुछ इससे पहले एक आध एड फिल्म भी मैंने की थी उनके साथ। लेकिन ये जो काम था ये बिल्कुल अनोखा था। ये बिल्कुल अनुभव बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का है, क्योंकि रोज उठना और जाना, पता है कि आज बच्चन सर के साथ शूट है, और वो भी लगातार आपका मतलब मैक्सिमम मूवमेंट जो है उन्हीं के साथ रहा। बहुत सुंदर लगा मुझे, और सीखने को मिला कि एक डिसिप्लिन इस उम्र में जिस तरीके से वो कैरेक्टर को जीते हैं, जिस तरह से वो एक एक बारीकियों को देखते हैं, समझते हैं, रिहर्सल्स में क्या क्या चीजें उनको करनी होती हैं, वो मतलब बहुत कमाल, बहुत ही अद्भुत था मेरे लिए। जी जी। तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? मतलब उनके पूरे तरीके, काम करने के तरीके को लेकर के, डिसिप्लिन की आपने बात की, थोड़ा और इसको एलैबोरेट करें। एलोब्रेट का मतलब कि मैं यही बोलना चाहूंगा कि क्योंकि वो जिस तरीके से इतना भारी मेकअप कैरी करते थे, उसको लगातार इतने दिन तक उन्होंने रखा, और क्या गर्मी का मौसम था, मतलब यही वक्त था, इन्हीं दिनों हम शूटिंग कर रहे थे वहां पे लखनऊ में। जी जी बहुत मतलब मैं करीब 3-3 4-4 बनियानें चेंज करता था, इतना पसीना आता था। वो बनियान मेरे को इसलिए भी चेंज करनी पड़ती थी क्योंकि मेरी व्हाइट शर्ट, क्योंकि मैं लॉयर था और मेरी हम्म। व्हाइट सफेद रंग की शर्ट थी, तो गंदी होने के चांस उसके ज्यादा थे, भीगा हुआ दिखता, तो इसलिए मेरे को बार बार बनियान चेंज करनी पड़ती थी। तो इतना गर्म था उसमें उनका वो प्रोस्थेटिक मेकअप, वो जो नाक और पूरा चेहरा, मतलब जिस तरह से वो, मतलब सलाम है उनको। और ज्यादातर वक्त तो हमारा इसी में मैं देखता रहता था उनको, ये कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कैरी कर रहे हैं, और कैसे वो रिहर्सल के टाइम पर वहां बैठते हैं सेट पे। इतना गर्म है लेकिन उन्हें कुछ कुछ महसूस नहीं हो रहा उनको, बाकी सिर्फ उनको अपना किरदार और अपनी लाइनें और क्या करना है, सिर्फ वही ख्याल है उनके दिलो दिमाग पे। तो ये एक बिल्कुल। बहुत ही बड़ी सी बात है कि इतना बड़ा कलाकार इसको किस तरह से लेके जाते हैं वो, आज वो जो कुछ भी है इसीलिए, क्योंकि आज उनके अंदर जो क्षमता है वो इसी कारण है, क्योंकि आ, उनके अंदर ये डिसिप्लिन है एक बहुत ही बड़ा, जी जी जी। जिसको वो कैरी करते हैं, वो आज तक इस उम्र में भी कैरी करते हैं। और जूही चतुर्वेदी ने काफी बढ़िया कैरेक्टर्स लिखे हैं, लेकिन डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। अमिताभ बच्चन बने हैं मिर्जा साहब, तो दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना नजर आए हैं बांके रस्तोगी के कैरेक्टर में। विजय राज ज्ञानेश शुक्ला बने हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। विजेंद्र काला इज क्रिस्टोफर क्लार्क हु इज अ लॉयर। वरना ऐसा हाल कर देंगे तो हड्डी अबे बुढ़ाओ, हाल तो तुम्हारा करेंगे हम। यूनिवर्सिटी के लौंडे बुला लिए ना, जितनी आशिकी चल रही है हवेली के साथ, सब निकाल देंगे। इतनी पुरानी ईंटें, ये तो होना ही था। एक तो किराया बढ़ाते नहीं हो, मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे। चिल्लाओ मत, अटैक आ जाएगा। लेकिन जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है वो है फातिमा महल। जी हाँ, सही सुना आपने, एक जर्जर हवेली जिसके लिए अमिताभ और आयुष्मान में जंग छिड़ी। पूरी कहानी इसी के चारों तरफ घूमती, जहां अमिताभ यानी मिर्जा साहब उस हवेली को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान यानी बांके उस महल में रहने वाले किरदारों के नेता हैं। सरकारी हैं, आर्कोलॉजी। हवेली हमने बेच दी है। बेच रहे हो? बेच ही नहीं सकते। हवेली हमारी, जमीन हमारी, मर्जी हमारी, कैसे नहीं बेच सकते? लेकिन परमिशन हमारा लगेगा। अब मजा आएगा। पहला सवाल, मुंबई या मथुरा? मैं तो मतलब डेफिनेटली डेफिनेटली अभी तो मुंबई है। अच्छा, टीवी या फिल्म्स? फिल्म्स। राइटिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। वेज या नॉन वेज? वेज।
व्हाइट या ब्लैक? है जी। व्हाइट या ब्लैक कलर? हाँ, तो वाइट। और आपके फेवरेट कलाकार? फेवरेट कलाकार, मैं कसम से बता रहा हूँ, मतलब फेवरेट कलाकार मेरे बचपन में थे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। करेक्ट करेक्ट। तो आपने बोला कि आप बहुत सारे मतलब न्यूज चैनल्स और मूवीज देखते हैं, तो कौन सी मूवीज देखते हैं? भाई मूवीज तो मैं मतलब खास तौर से एक्चुअली में जो कुछ पुरानी पिक्चरें हैं जो मैंने बचपन में देखी नहीं थी, अच्छा अच्छा। है ना, अभी अभी वो मिल जा रही हैं आपको मतलब ऑनलाइन। और जी क्योंकि बचपन में जो भी सिनेमा देखते थे वो या तो भाग के देखते थे, मतलब ऐसा तो बहुत ही कम हुआ होगा जो फैमिली ने परमिशन दी होगी, जा बेटा तू सिनेमा देखा, है ना। तो उस मतलब वक्त तो परमिशन का कोई जो सवाल ही नहीं था। हाँ, मतलब ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि अरे भाई बहुत खुशी की बात है आज जाओ तुम। वो तो तभी होता था जब कोई रिश्तेदार घर में आते थे, या कभी बहुत ही मूड अच्छा है, या आप इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो बोला चलो जाओ पिक्चर दिखाओ। करेक्ट करेक्ट। तो मेरा तो वही है कि मतलब कि मैं वो पुरानी पुरानी फिल्में हैं वो देखता रहता हूँ। फिर जो टीवी पे कुछ इंग्लिश फिल्में आती रहती हैं वो देख ली, या फिर आपका न्यूज सुन रहे हैं, न्यूज वेब सीरीज है। तो अभी जैसे मैंने गुलाबो सिताबे को ये अमेज़न डाउनलोड किया था, तो उसमें जी मैंने काफी सारी वेब सीरीज देखी। जी जी हाँ, आजकल तो मतलब मुझे लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत सारे लोग जिंदा हैं, नहीं तो इस जी जी जी, अकेलेपन में और लॉकडाउन में तो पता नहीं क्या हाल हो। वही तो वही तो मतलब बिल्कुल। कि मतलब ये बहुत ऐसे टाइम पर हुआ है जो थोड़ा सा ये मॉडर्न टाइम आ गया इस तरह का, जो कि मोबाइल और कंप्यूटर का जमाना है। जी और वो जी भी जी सबसे पहले स्मार्ट स्मार्ट जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, स्मार्ट टीवी का जमाना है। कहीं अगर ये वाला वक्त नहीं होता तो बहुत बुरा हाल होता। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल में एक गांव है सुमाड़ी। तो वहां पर सारे जिसे कहते हैं काला प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। अच्छा। मतलब मोस्टली काला जो मिलेंगे आपको वो वही मिलेंगे सुमाड़ी गांव में। अच्छा। और ओह। पापा यहाँ वेटनरी कॉलेज में कार्यरत थे। तो वो यहाँ तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं बचपन में पहाड़ में था, रहता था। मेरे को सीधा सीधा बस यही याद है कि मैं मथुरा में था, और मथुरा में मैंने मतलब अपनी एजुकेशन वहीं की, और फिर ये थिएटर की सारी गतिविधियां एक्टिविटीज मैंने वहीं की। और फिर उसके बाद फिर मैं लखनऊ गया, दिल्ली गया, एंड देन फाइनली मुंबई, बॉम्बे आया, जो बाद में मुंबई हो गई। तो ये मेरा एक जर्नी है। बाई शॉर्ट बताऊं मैं तो, क्योंकि मथुरा में जो हम थिएटर एक्टिविटीज थी हमारी, वहाँ संदीपन विमलकांत मेरे जो ग्रुप के डायरेक्टर थे, वो मोस्टली प्ले डायरेक्ट करते थे, और मैं मोस्टली सेंट्रल कैरेक्टर करता था। बहुत सारे नाटक किए हम लोगों ने। उसी नाटक के दौरान एक फिल्म बनी सुबह होने तक, तो वो लिखी थी, उनको मैं माँ बोलता हूँ, डॉक्टर असरा नागर, जो जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी फिल्में लिखी। आखिर क्यों, निकाह, नगीना, निगाहें, बहुत बहुत फिल्में लिखी उन्होंने। आपका बागबान, बाबुल। तो वो उनके पुत्र हैं, थे संदीपन। संदीपन अब दिवंगत हो चुके हैं। तो मैं उनके साथ उनके मतलब उनसे परिचय हुआ, उनके आसपास थिएटर की गतिविधियां रही। तो उसी दौरान माँ ने जो है, असरा जी ने सुबह होने तक फिल्म लिखी, और वो फिल्म हम लोगों ने लखनऊ में की। और उस फिल्म के सारे सारे जब उसकी शूटिंग बॉम्बे में हुई तो मैं बॉम्बे आया। लेकिन वो कुछ दिन का था मेरा यहाँ रहना, क्योंकि संदीपन मथुरा में थे, वो थिएटर एक्टिविटीज जारी थी वहां पर। तो उन्होंने बार बार फोन पे बातचीत होती थी, और क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो पता लगता था कि उन्होंने जो प्ले लेके चल रहे हैं, जिसको उन्होंने उठाया है, वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर यही रहता था कि यार आ जा तू, आ जा तू। तो फिर मैं चला जाता था। उसके बाद फिर शो की तैयारी करना, फिर शोज करना, फिर जगह जगह जाकर के। तो ये बहुत लंबा मेरा जो है वहाँ पे रहना हो जाता था। मेरा टिकना नहीं हो पा रहा था बॉम्बे। मैं आता था और हम्म। चला जाता था। फिर उसके बाद 90s में एक बहुत रोचक किस्सा है।
मेरे एक मित्र हैं आशुतोष गर्ग, और वो थिएटर किंग हैं हमारे साथ। उनके बड़े भाई साहब ज्ञान प्रकाश गर्ग, वो मुंबई में थे। वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा, काला बाबू, अगर तुम्हें बॉम्बे रहना है तो एक तोड़ है भाई, एक टोटका है। और वो टोटका ये है, 1 जून की टिकट कराओ ट्रेन की, 2 जून को तुम लैंड करो, तो तुम्हें कम से कम 2 जून की रोटी तो मिलेगी बॉस। मैंने कहा अच्छा, और मैंने वही किया। मैंने 1 जून की टिकट करा ली। उस दौरान मेरे को कई चांस मिले आने के, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, टिकट है मेरे पास। बोले अरे वो तो 1 जून की है। हाँ, तो मैंने क्या हुआ, अरे तब तो बहुत दिन हो जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, लेकिन मैं निकलूंगा 1 जून को ही। और 1 जून को निकला 2 जून को पहुंचा, और तब से जो है टचवुड, ईश्वर कृपा है। तो ब्रिजेंद्र जी, आपने बड़ा एक रोचक किस्सा सुनाया अपने पूरे जर्नी का। तो और इंडस्ट्री में लोग ये भी कहते हैं कि जो नए लोग आते हैं उनको एक स्ट्रगल का एक दौर उनको देखना पड़ता है। तो आपका स्ट्रगल कैसा रहा इंडस्ट्री में? कैसा लगा यहाँ आकर के, या आपको आसानी से सब कुछ मिलता रहा? तो इन सब चीजों पे कुछ गौर। एक्चुअली क्या है कि आसानी से कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। मतलब उनको भी नहीं मिलता जिनके बारे में हम बोलते हैं या जिनको हम देखते हैं, क्योंकि अगर आसानी से मिल भी जाए तो फिर वो ये देखना है कि वो आगे कितना समय तक टिकते हैं। तो जिनको आसानी से मिल जाता है उनको भी प्रयास करना होता है वही, कि उनके अंदर टैलेंट हो, उनके अंदर गट्स होने चाहिए। और जिनको नहीं मिलता है, जिनके अंदर टैलेंट है, उनको देरी होती है, लेकिन देर सवेर टैलेंट छुपता नहीं है, वो दिख जाता है। करेक्ट। और कहीं भी कभी भी कोई भी मौका मिले तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब आप बॉम्बे में पड़े हुए हैं 10 साल से, 20 साल से, और आपको चांस ना मिले। तब तो आपका, जिसे कहते हैं नसीब, जी जी। उसी के बारे में कुछ कह सकते हैं। उसकी पूजा कराइए, कुछ दिखाइए पंडितों को। अदरवाइज तो ये है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो आपको इसका मिलेगा फल। और जो भी चांस आपको मिलता है वो आपको कैश करना आना चाहिए। वो आपको उस, जो भी टैलेंट आप में है, कम से कम वो दिखा करके, उसको बता करके, फिर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। मैंने 1 सीन, 1.5 सीन, 2 सीन, 2.5, 3 ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे किसी जी से जी। शिकायत नहीं है। मुझे पता नहीं, मतलब मैं, हो सकता है कि जब मैं आया था, जितना भी मैंने उस वक्त किया, तो शायद नहीं रही होगी उतनी क्षमता उस तरह की, या कुछ ना कुछ होगी, चेहरा मोहरा ठीक नहीं होगा, कुछ एक्टिंग में गड़बड़ी होगी, कुछ तो होगा ऐसा कि नहीं लिया, कोई प्रभावित नहीं हुआ। और जब प्रभावित हुए तो बिल्कुल हुए, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, और उन्होंने आकर्षित हुए मेरी तरफ, और मुझको बराबर काम दिया, काम देते आ रहे हैं। पहले की स्थिति ऐसी थी कि मैं मतलब वो नहीं कर पाता था, ना नहीं कर पाता था। आज ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है कि हाँ, मैं ना भी कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो ब्रिजेंद्र जी, मैं आपसे एक और विषय पे, इसी से जुड़े हुए एक विषय पे बात करना चाहता हूँ कि काफी लोग बम्बई आते हैं और एक्टर्स बनना चाहते हैं, बेसिकली इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, टीवी, फिल्म्स वगैरह वगैरह, और काफी जी, स्ट्रगल भी उनको करनी पड़ती है। तो उनके लिए आपके कुछ टिप्स या कुछ रिकमेंडेशंस, सजेशंस अगर हैं तो आप जरा बताइए। मैं हमेशा कहता रहा हूँ ये बात, ये सवाल तो मतलब हर इंटरव्यू में और हर कॉल के थ्रू या किसी मित्र के माध्यम से कोई ना कोई आता ही रहता है। और हर एक का सवाल यही होता है कि मतलब कि हम कैसे अपना कदम यहाँ रखें। तो मेरा मानना है, मेरा कहना यही है कि मैं भी जिस तरीके से आया था, मैं सिर्फ वही बखान कर सकता हूँ, क्योंकि न तो मैंने किसी से कोई टिप्स ली, ना किसी ने मेरे को टिप्स दी। और जिस तरह से मैं काम करता चला गया, और जिस तरह से मेरे को काम मिलता चला गया, तो वही मैं बता सकता हूँ कि मैं आया और मैं कैसे-कैसे ऑफिसेज़ में शुरू-शुरू में गए हम लोग। पहले बोलते थे फ़ोटो छोड़ जाइए, तो बहुत सारी फ़ोटो बना के रखते थे, जो आपकी अच्छी फ़ोटो होती थी। अभी आज की तारीख में मोबाइल है, आप एकदम से सेंड कर देते हैं। लेकिन ये था कि पहले कहते थे कि बड़ी ऑफिसेज़ के चक्कर जो है वो लगाते रहने चाहिए। मुलाकात, यार तुम तो दिखते ही नहीं हो, तुम मतलब सामने रहोगे तो तुम्हें देख के याद आए, मतलब मुझे देख के आपको याद आएगी
कि अरे इसके लिए किरदार है, पर किरदार देख करके मेरा ख्याल नहीं आएगा कि अरे उस बंदे को भी ले सकते हैं हम इसमें। तो सिर्फ इतना याद कराना ये एक जी। बहुत आवश्यक होता है। आपको कई तरह के हर्डल्स मिलेंगे। हो सकता है आपको काम मिले और काम के साथ साथ जब आपको सीन मिले तो बस इतना है कि 1 सीन है, 1.5 सीन है, 2 सीन है, उसको इतनी ईमानदारी से करो, चाहे भले ही आपकी पासिंग भी क्यों ना हो, कि देखने वाला बोले रोके एकदम 1 मिनट 1 मिनट, हाँ कौन है ये? अरे वो लड़का आया था ऐसे ये था, अच्छा अच्छा वो ऑफिस में आया था ना उस समय, हाँ। तो लोग चर्चा करें आपकी, आप उनके अंदर प्यास जगाओ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स में, वो तुमको बुलाएं। आज उन्होंने 1 सीन दिया है तो कल को तुमको 3 सीन देंगे, यार इसको बड़ा रोल दो कोई, यार इसको और अच्छा रोल दो। तो ये आपको करते रहना पड़ेगा। आप आते हैं रंगमंच अगर करते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, रंगमंच करो। थिएटर एक ऐसी वानगी है, थिएटर एक सुविधा है कलाकार के लिए जो आपको बहुत सारी चीजें देती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको डिसिप्लिन देती है, मजबूत बनाती है, आपको थपेड़े खाने के लिए तैयार करती है, आपको डायलॉग्स वगैरह उनको परफॉर्मेंस में आपको मदद मिलती है। आप झिझकते नहीं है, 4 लोग आपके सामने खड़े होते हैं क्योंकि आप तो पहले से ही करके आए हैं, आपको आदत है भीड़ की, और यहाँ सिर्फ 2-4 ही किरदार होते हैं आपके आसपास। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको मतलब हमको उनको फॉलो करना चाहिए, और तब जाकर के जब वो काम मिलता है हमको तो उसको बिल्कुल उसी तरीके से कि ये मेरा भाई ऐसा काम है कि मतलब यही मेरी शोरील है, तो इसको मुझको पूरी तरह से अच्छे तरीके से जान डाल देनी है मुझे। तो यही है, बाकी मतलब समय समय के साथ जैसे जैसे आपको काम मिलता जाता है आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। करेक्ट। तो अपने कुछ अपकमिंग या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। अभी अपकमिंग्स में मतलब अभी ओटीटी पे एक फिल्म और आने वाली है, आपका ये भानुप्रिया, वर्जिन भानुप्रिया, और अजय लोहान उसके डायरेक्टर हैं, चिराग पासवान, ये चिराग पासवान देखो, चिराग धारीवाल इससे आजकल पता लेटेस्ट चलता चिराग है कि पासवान आपको चल रहा है पॉलिटिक्स मार्केट में में। भी काफी दिलचस्पी है। हाँ, क्योंकि वही सुनता रहता हूँ ना मैं न्यूज में, है ना। तो जो है चिराग धारीवाल वो प्रोड्यूसर है, तो चिराग पासवान ने भी अपना भाग्य आजमाया था, जी जी जी। है ना। तो जिसको जहां जाना होता है उसको वही जगह रास आती है। आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन जहां आपका बंधा हुआ है वही आपको मिलेगा। फिर कुछ फिल्में हैं वो हैं, और बाकी कुछ तैयारियां चल रही हैं अच्छी अच्छी। एक फिल्म मेरी इनके साथ क्या कहते हैं, शेरनी है, विद्या बालन की, वो है। एक नवाज के साथ भी है, पंकज के भी साथ है। तो बहुत सारे हैं अपकमिंग, अभी खुल जाए मौसम, और कुछ बहुत तो सारे तैयार हैं, पता नहीं, क्योंकि किसी की डबिंग बाकी है, किसी का कुछ बाकी है। तो आपको जी जी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का इम्पैक्ट रहा है इस लॉकडाउन का पूरे फिल्म इंडस्ट्री पे, टीवी इंडस्ट्री पे? कैसे आप इस चीज को आंकते हैं? देखो क्या है कि बुरा प्रभाव पूरे देश पे पड़ा है, और ये प्रभाव जो पड़ा है देश पे तो वो हर जगह पे, हर बिजनेस में है। और अगर हम अपनी बात करें तो बहुत बुरी तरह से पड़ा है इंडस्ट्री में। दूसरी बात क्या है कि सबसे अंत में खुलेगी ये, क्योंकि सिनेमा जो है वो भीड़ भाड़ से जुड़ा हुआ है। तो जब मॉल खुलेंगे तो सिनेमा हॉल खुलेंगे, सिनेमा हॉल खुलेंगे तो मतलब सिनेमा लगेगा। उसके बाद क्या गाइडलाइन है, एक सीट छोड़ के बैठना है कि और दूर बैठना है, कैसे बैठना है, हाउसफुल होगा नहीं। उसके बाद शूटिंग भी अगर स्टार्ट होंगी तो मैक्सिमम कितने लोग होंगे, कितना क्राउड होगा, क्या कहाँ शूट कर रहे हैं आप, कहाँ किस जगह की आपको परमिशन है, कहाँ की नहीं है, वो मिलेगी कब, मतलब अभी कुछ बोल नहीं सकते। मतलब जुलाई निकल जाए और हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि देखा जाए तो अभी तो बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए था अगर उस स्थिति में देखें हम, क्योंकि जी जी। परिस्थितियां इतनी खराब हैं। तो ये हल्का फुल्का जो भी खुल रहा है तो ये दिल बहलाने को वाला सौदा है फिलहाल। हाँ, कि मतलब कि थोड़ा हवा पानी खाने के लिए आप बाहर निकल जाइए,
अदरवाइज ये खुला हुआ नहीं है, ये लॉकडाउन ही है। लॉकडाउन ही है। और जी जिस जी दिन काम, हाँ, जिस दिन काम शुरू हो जाएगा तो उस दिन गाइडलाइन होंगी, उसमें मतलब बहुत सारे प्रतिबंध होंगे, बड़े सारे नियम होंगे, तो उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उनको तो कैसे फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, उसमें कितना रिजल्ट निकलता है वो भी देखना पड़ेगा। एक बार शुरू हो जाए, एक बार थोड़ी सी आदत सी पड़ जाए उसको उसी में काम करने की, तो तब जाके मुझे लगता नहीं कि मतलब कि ये पूरा प्रोसेस जो है करीब मिनिमम 6 महीने तक तो चलेगा। जी जी। अच्छा ब्रिजेंद्र जी, एक और भी मैं सवाल हमारे पास आया है एक दर्शक से कि आपने शुरुआत में काफी राइटिंग भी की है टीवी के लिए, और तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और राइटिंग, हाउ क्लोज इज राइटिंग टू यू? राइटिंग का मैं बताऊं आपको, सबसे पहले मैंने लिखा था थिएटर के लिए प्ले लिखा था। तो मेरे को बचपन से ही कुछ लिखने की, जैसे पहले कविताएं, अब तो पता भी नहीं है कहाँ गई वो कविताएं। एक बाल पताका पुस्तक आती थी मथुरा में, उसका आई थिंक उसकी कीमत थी 5 रुपए, और बल्कि 5 रुपए नहीं, और भी कम होगी, है ना। तो उसमें मैं कविताएं लिखता था पहले। उसके बाद रेडियो स्टेशन आकाशवाणी मथुरा वृंदावन में जब जाना हुआ मेरा, तो वहां पर भी लिखना हुआ, तो वहां के लिए मैंने प्ले लिखे, रेडियो प्लेस वगैरह में लिखता था। उसके बाद फिर मैंने थिएटर का एक ये फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम वो लिखा, उसको संदीपन जी ने परफॉर्म किया, उसके लिए मतलब डायरेक्ट किया उसको। फिर मैंने क्या नाम है उसका, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, ये इंस्पेक्टर मातादीन चांद थे, हरिशंकर परसाई साहब का एक नाट्य वो था, एक कहानी थी जिसको मैंने नाट्य रूपांतरित करके उसको मैंने फुल फ्लैश प्ले की तरह बनाया, तैयार किया और उसको परफॉर्म किया। उसके बाद फिर जब मैं बॉम्बे आ गया, तो ये राइटिंग का मेरे अंदर जो बड़ा, जो मैंने सिनेमा की राइटिंग जो सीखी वो इनसे माँ से असला जी से सीखी। तो मैं उनके पास रहता था, उनको असिस्ट करता था। ब्रिजेंद्र जी, ये कहते हैं कि एक एक्टर अक्सर स्टीरियोटाइप हो जाता है सर्टेन रोल्स में बॉलीवुड में, तो आप वेरिएशंस की ट्राई कैसे करते हैं? तो आप स्क्रिप्ट का सहारा लेते हैं या खुद से ही तैयार करते हैं? तो 2-3 सवाल इनके मिले हुए हैं विजेंद्र जी। जो क्या है ना कि एक से करेक्टर, जैसे क्या होता था पहले जमाने में हम देखते थे, अगर इनको पता हो तुम्हें अमित, कि तुमने देखा इफ्तिखार साहब जो है मैक्सिमम उन्होंने पुलिस ऑफिसर के रोल किए, है ना। जगदीश राज जी थे, उन्होंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर के रोल किए। कुछ फादर के कैरेक्टर करते थे, नासिर साहब, इस तरह के कुछ बहुत सारे कैरेक्टर थे कि बिल्कुल रोतड़ू बाप के कैरेक्टर करते थे वो आते थे। हंगल साहब ने काफी प्रयास किया थोड़ा डिफरेंट करने की, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होती है कि आप हर किरदार में एक से लगते हैं, है ना। तो क्या है कि अभी आज की तारीख में मैंने भी कुछ लॉयर, जैसे मैंने इसमें गुलाबो सिताबों में कोशिश की कि मैं जितने भी मैंने लॉयर के कैरेक्टर किए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट हूँ। आप अपने आप को डायरेक्टर को छोड़ दो, सबसे बड़ी चीज होती है डायरेक्टर में। तो उस जो पहले जो मैंने बात कही कि आपने जो जिक्र किया इरफान का, तो उनके साथ की कुछ यादें अगर आप शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि इरफान अब यादों में ही रह गए, और जी सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब इरफान जितने बड़े एक्टर थे उससे भी कई गुना बड़े इंसान थे। वो ह्यूमन बीइंग जिस तरह के थे अपने को एक्टर्स के लिए भी, हालांकि मेरे तो वो सखा टाइप थे, मतलब क्योंकि मैं बहुत, जब हम नए नए आए थे तो वो शायद उसी के आसपास आए थे जब हम लोग आए थे, मैं तिग्मांशु भी तभी थे, तो सबने मतलब करीब करीब 90s के आसपास या 90 थोड़ा पहले आए होंगे, तो कदम रखा था। और वो जो वक्त था, उस वक्त उस दौर में तो कैसा काम किसी के पास था नहीं इतना। हम लोग के पास मैक्सिमम जो था वो फालतू टाइम रहता था, और उस फालतू टाइम में हम लोग का बस एक ही काम होता था कि गपशप करना, क्रिकेट खेलना और पतंगबाजी करना, शाम को म्यूजिक कर लेना थोड़ा सा आपस में मिलजुल करके। और उस दौरान जो बैठकें होती थी, उन बैठकों में सिलसिले बनते थे इस तरीके के क्योंकि क्या डायरेक्टर है, दिग्मांशु डायरेक्टर है, बाकी लोग एक्टर हैं, कुछ लोग प्रोडक्शन में भी देखते थे,
तो पूरा जमघट, कुछ म्यूजिक भी संभालते थे, तो सबके सब मिल करके अपनी राय, अपनी चॉइस, कहानियां सुनाते थे। तो टीवी के ऊपर काम चल रहा है, तो बेस्ट सेलर्स उस वक्त बन रहे थे। और जो सबसे पहले प्रोग्राम हमने किया था वो था हम बॉम्बे नहीं जाएंगे। हम बॉम्बे नहीं जाएंगे करने के बाद उसमें करीब हमने 15-16 कुछ एपिसोड किए। उसमें सब लोग थे, उसमें इरफान थे, सौरभ शुक्ला, मैं, संजय मिश्रा, है ना, और मनोज पवार, तो बहुत सारे लोग उसमें थे। और वो हम लोगों ने उस वक्त किया। जीवन यापन के लिए हम लोग रखते थे कम से कम 1000 रुपए रोज के हिसाब से, तो सबको मिलता था। तो वो दौर, वो टाइम जो हमने स्पेंड किया आपस में, तो वो बहुत क्लोज आया सबको, सबके। हमने इरफान के बारे में बात की। एक और भी बड़ी दुखद घटना हुई अभी कुछ समय पहले। आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। सुशांत, जी जी, हाँ। सुशांत ने की वाला केस हुआ और काफी चर्चा में रहा, अभी भी काफी चर्चा में है, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? सुशांत के साथ मैंने धुनी की थी, MS धोनी, अच्छा, जी जी जी। और मैंने कुछ पल बिताए थे उसके साथ। वो अच्छा टैलेंटेड लड़का, वो मैं बैठा हुआ था, वो बेचारा कुर्सी खींच के आके बैठे और बातचीत की, सर बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा यार थैंक सो मच। तो मैंने उससे पूछा भी कि मतलब ये जो MS धोनी का किरदार है यार, ये मतलब ये जीवन लीजेंडरी, हम क्या करते हैं ना कि मतलब किसी भी लीजेंडरी के ऊपर काम करते हैं, किसी भी एपिक के ऊपर काम करते हैं, तो वो शख्सियत होती नहीं है। जैसे गांधी जी के ऊपर कर लिया, सुभाष चंद्र बोस साहब के ऊपर कर लिया, पटेल साहब के ऊपर कर लिया, कुछ ऐसे किरदार कर लिए आपने जिनके बारे में लोगों ने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। तो वो फिर भी एक करना जो है आसान हो जाता है। लेकिन लीजेंडरी जो धोनी दुनिया के सामने है, आंखों के सामने, उनको परफॉर्म करना, और क्रिकेट की वो कला आंखों के सामने है, तो वो उसने बोला कि हाँ मुझे दिक्कत तो होती है डेफिनेटली, मतलब एक बहुत महीन काम है अपने आप में। लेकिन उसके मन की बात यही थी कि मैं रोमांटिक फिल्में करना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने कहा वेरी गुड। तो क्या होता है ना कि हर किसी को एक स्मॉल टाउन, मतलब आपका बिहार से, आई थिंक पटना से है ना वो, जी 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 शायद। जी तो जी, यस यस, एक पटना ऐसे से। शहर, हाँ आके, हाँ तो मतलब जैसे हम भी हम तो हीरो लायक नहीं थे, तब भी हम ख्वाब देखते थे कि हाँ कुछ 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 गुरु हो जाएगा। तो जवानी तो ऐसे ही निकल गई, जो भी काम मिल रहा है वो मतलब बिल्कुल ये सेकंड इनिंग में मिला इस तरह से। तो बहुत बहुत खुशी होती थी कि हाँ यार देखो क्या है। तो क्या है, सुशांत के जीवन में क्या चल रहा था, लाइफ की जो स्ट्रगल है, सुशांत के जाने के बाद अचानक से ये जो भेड़ चाल शुरू हुई है, ये कतई समझ में नहीं आती ये बात। वो भी अगर होता, वो ऊपर से झांक रहा होगा, देख रहा होगा ये लोग क्या तमाशा खड़ा कर रहे हैं भाई, ये हो क्या रहा है। देखो वो सक्षम था कि वो अपनी कंपनी खोल लेता, और सुना है मैंने कि हाँ, शायद खोल भी रहा था वो। ऐसी ऐसी कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वो अच्छा जीवन जी रहे थे वहां पे बांद्रा में, है ना। तो मतलब ये संशय ना देना, इस तरह की स्थितियां पैदा कर देना, वो इसकी वजह से, वो उसकी वजह से, वो ऐसा हुआ कि वैसा हुआ। जो कहानियां सुन रहे हैं आपकी आंखों के सामने है कि उन्होंने मतलब कितनी फिल्में छोड़ी या उन्होंने नहीं की, या वो कहीं और बिजी थे। जो चल रहा है चल, देखो किसी की रोटी कोई ऐसे नहीं खा सकता। और जिसमें गट्स होता है, जिसमें टैलेंट होता है, वो अपने आप निखर के सामने आता है। उनके अंदर टैलेंट था, उन्होंने यहां तक पहुंच गए भाई। अदरवाइज एक सपना है कि कोई टीवी सीरियल से निकल करके और इतना इस उस पे पहुंच जाए, इस सीढ़ी पे पहुंच जाए, है ना। उन्होंने अपना मुकाम बनाया भाई, वो एक शख्सियत बन चुका है वो इंसान। अब ये जो दुर्घटना घटित हुई है, ये उनकी एक अपना सॉल्यूशन कुछ होगा क्या है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। मैं भी नहीं मानता कि वो सुसाइड कर सकता है, लेकिन उनकी जो मनोस्थिति है वो क्या थी उससे तो हम परिचित नहीं है। और अभी इतने करेक्ट। सारे सारे लोग जो है उसके बारे में बोल रहे हैं, ऐसा है ऐसा है। ये अचानक से उन्होंने उसको, मतलब उसके चाहने वाले तब इतने नहीं थे जितने अब हैं। करेक्ट। तो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनको कतई इस बात का ख्याल नहीं आया कि सुशांत इतना परेशान है।
कि वो 6 महीने से परेशान था, कि वो 2 महीने से परेशान था, कि उसके साथ ये हुआ, एक-एक चीज़ की खबर अब उनको मिल रही है। तभी अगर एक बार थोड़ा-सा ध्यान दे दिया होता तो वो आगे जाता नहीं। आज वो आपकी आँखों के सामने होता। तो किसी इंसान के जाने के बाद इतना बड़ा तमाशा करना ये बहुत ही अजीब-सी बात है। तो इस पे मैं कतई मतलब मेरा यही मानना है कि मतलब ये उसके मन को भी ठेस पहुँचाने वाली बातें हैं, सारी की सारी। उसके मनोबल को गिराने वाली बातें हैं। उसके बारे में ये कहना कि ऐसा उसको कमज़ोर दिखाने वाली बातें हैं। जी, जी। सारी हरकतें तो ठीक नहीं है मतलब मेरे हिसाब से। करेक्ट, करेक्ट। तो बीच में ये भी बात आई सामने उभर कर, बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स थे या वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे थे, इस वजह से कुछ हुआ, या फिल्म वो सर इंडस्ट्री ये में वो जनरली। देखो क्या है, जितना आपको पता है उतना मुझे पता है। हाँ, मैं करेक्ट, भी क्या सही बात। बोलते हैं ये आईपैड है, इसमें मतलब देख करके और इतने सारे किस्से कहानियां जो मतलब वो आईटी इंफॉर्मेशन की होती हैं, उस तरीके से मतलब चुटकियों में कुछ आ रहा है एक, क्योंकि न्यूज में अभी कुछ दिखा नहीं रहे। टीवी की न्यूज करेक्ट, में जो करेक्ट। मतलब भरोसे वाले चैनल हैं उनसे अभी कोई खबर आ नहीं रही। और ये जो मतलब मीडिया, ये जो आपका सोशल मीडिया दिखा रहा है ना, ये खबरें आ रही है, तो इनमें आप कब तक कहां तक जाओगे? वो पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं कि आज इससे बात हुई, आज उससे बात हुई। बात क्या हुई ये किसी को नहीं पता, ना पुलिस कोई बता रही है, कोई इस तरह की खबर तो आई नहीं है। करेक्ट, तो करेक्ट। वो किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो किसी को भी सजा दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो किसी का भी बायकॉट कर दे रहे हैं, वो किसी को भी पकड़ के उसको उसकी गिरफ्तारी दे रहे हैं, उसके बारे में बोल दे रहे हैं कि अभी अभी ये शायद अभी इसका ये फैसला हो जाएगा। कोई चैलेंज कर रहा है कि अरे मुझे दो तो मैं अभी पता करके बता दूं। तो ऐसा खेल तमाशा बना दिया है उस स्थिति को जी, कि मतलब कि मुझे दुख है, और उसके ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, और मतलब इनको बुद्धि दे जो मतलब भटकाने में। और जिस तरह की स्थिति क्या है ना कि ये द्वेष की भावनाएं पैदा करने वाली बातें हैं सारी। करेक्ट। मतलब इस इंडस्ट्री में ऐसा मतलब इस तरह के हालात कभी नहीं रहे। अब क्या हो रहा है, वो सब बोल रहे हैं जिन्होंने यहां जीवन जिया है कायदे का, मुझे उनसे भी अफसोस है। तुम्हारा जीवन खत्म हो चुका भाई, तुम आउट हो चुके हो इस फील्ड से, तुम अपना रिटायरिंग का जीवन जी रहे हो, तो क्यों अग्नि फैला रहे हो अपना कि मेरे साथ उस वक्त ऐसा हुआ था? अरे उसके बाद तो तुम सुपरस्टार बनी गए ना यार, सही तुमने बात। इतना अच्छा वक्त गुजारा, तुम्हें साले क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों मतलब बोराए से घूम रहे हो भाई? तुम क्यों मतलब उसमें आग में घी डालने में लगे हुए? तुम क्यों माहौल को खराब कर रहे हो? और ऐसा नहीं है कि आप सब दूध के धुले हैं, आपसे भी कोई परेशान हुआ होगा, क्योंकि आपने इतना करेक्ट। नाम कमा लिया वहां पे पहले। हाँ मतलब किस्सा है पान सिंह तोमर का, कि किस्सा क्या मतलब फिल्म का सीन है वो। जी, जी, जी। और तो वो भी ऐसा था कि ये जो चंक था, ये जो सीक्वेंस था, ये शूट नहीं हो पा रहा था। हमने अच्छा, अच्छा। हाँ, क्योंकि ये वही लोग जिसे कहना चाहिए कि रियल लोकेशन पे हमने शूट करने की कोशिश की, लेकिन वहां हो नहीं पाया, क्योंकि सिर्फ जो स्टार्टिंग है कि मैं स्कूटर पे आता हूँ बच्ची के साथ, वो वहां पे हुआ है। और उसके बाद जो सीढ़ियों से चढ़ के मैं ऊपर गया हूँ पान सिंह से मिलने के लिए, वो सिर्फ वहां पर हुआ। तब तक जो है उस लोकेशन की दो भाइयों में की प्रॉपर्टी थी, उनमें झगड़ा हो गया और हम लोगों को वहां से बाहर खदेड़ दिया कि भाई नहीं कर पाओगे। फिर ट्राई किया हम लोगों ने इसको रुड़की में आंधी तूफान आ गया, नहीं हो पाया। बीच में एक बार फिर ट्राई किया, नहीं हो पाया। तो मैं भी डरा, मुझको भी लगा कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर ये तिग्मांशु इसको काट दे, क्या जाने दे। लेकिन उसने कहा नहीं यार, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो फिर ये चांदी वाली स्टूडियो बॉम्बे में इसको प्लान किया गया। फिर हम लोगों ने 2 रात इस सीक्वेंस को शूट की, और बहुत इंटरेस्टिंग खूबसूरत तरीके से बहुत मजा आया। मतलब ये वाकई इरफान के साथ एक यादगार सिलसिला बना, और हमेशा हमेशा के लिए मतलब इतिहास बन गया मेरे लिए क्योंकि इरफान चले गए अब, तो वो और भी ज्यादा स्वर्णिम अक्षरों में बन गया हूँ।
करेक्ट। अच्छा ब्रिजेंद्र जी, आपने इस टॉक के दौरान तिग्मांशु धूलिया का कई बार नाम लिया और उनके साथ आप काफी क्लोज भी हैं, तो उस पर कुछ हाँ, रोशनी डालें, उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? और वो बहुत एक्चुअल में क्या है ना कि टिशू के साथ बहुत पहले दिन से ही, जिसे कहते हैं, एक ऐसी यारी में, क्योंकि मैं बता दूं आपको, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वो मेरी मौसी के बेटे हैं। और अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो पर क्या होता है ना कि फैमिली मैं मथुरा रहता था, वो इलाहाबाद रहता था। वो इलाहाबाद से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया, मैं थिएटर करते हुए दिल्ली पहुंच गया। फिर जब मैंने इंस्पेक्टर माता दीन की शूटिंग की, ये उस समय एनएसडी स्कूल में ही थे और हॉस्टल में थे, वहाँ स्कूल के हॉस्टल में। तो मुझे अच्छा। कुछ कैरेक्टर थे जो कि चांद में और जमीन पे डिफरेंशिएट करना था मुझे। तो मैं योगा की कॉस्ट्यूम लेने के लिए टिशू के पास वहां गया हॉस्टल में। मैंने कहा मुझे कुछ ड्रेसेस दिलवाओ, तो इसने करीब आई थिंक 10 एक योगा की कॉस्ट्यूम जो है लड़कों से इकट्ठा करके हमको दिलवाई, और वो मैंने पहनाई अपने कास्ट को। तो बहुत करीब है तिग्मांशु तब से, और उनके साथ मैंने जितना भी साथ में काम किया, तो क्या होता है ना कि आप खुल के, और सबसे अच्छी बात है कि उसको मेरी राइटिंग बहुत पसंद है। मैं कुछ भी बोलता हूँ उसको बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम लिखते भी थे तो वाह। वो राइटिंग के तौर पर, तो मतलब ये भोरों ने खिलाया फूल, ये मैं बहुत पहले लिख चुका था। फिर कैसे कैसे करके एक वन आवर की कहानी तैयार करनी थी। फिर उसने कई जगह से स्टोरी सुन ली, लेकिन किसी की स्टोरी उसको पसंद नहीं आई। फिर मुझसे बोला कि तुमने भी तो कुछ लिखा था। मैंने कहा हाँ लिखा था। तो बोले लाओ सुनाओ। तो फिर वो उस वक्त वो कहानी जो है इरफान के पास थी। फिर मैंने इरफान की यहाँ से अच्छा। मंगवाई। हाँ, ओ। और फिर जो है ये सुनवाई सुनी। जब कहानी सुनी तो जो राइटर और बाकी के बैठे तो उन्होंने कहा सर इतनी अच्छी कहानी तो है आपके पास।